Welcome to my channel again. We will learn here present continuous tense. इसके पहले वीडियो में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखा था, सकारात्मक वाक्य कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम लगातार वर्तमान काल कहते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस में अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करें, इसकी पहचान करें, तो जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है। मतलब रहा शब्द जो ये जाहिर करता है कि वह कंटिन्यूअस है और है जो ये बताता है कि प्रेजेंट है। तो टेंस का नाम खुद बता देता है कि मैं किस टेंस में हूं और इसी तरह से सेंटेंस की पहचान ही बता देता है। तो ये सबसे ज्यादा शुद्ध वर्तमान काल कहलाता है, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी लगातार वर्तमान काल जिसे कहते हैं, इसे प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये भी कहा जाता है, लेकिन इसमें सेंटेंसेस में इसकी पहचान है कि जब कोई कार्य एक ही वक्त में किया जाए और कहा जाए वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब हम यहां देखेंगे कि कैसे हम इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम फार्मूला कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, या नियम कह सकते हैं, या खाका कह सकते हैं, या वाक्य की संरचना, जो नाम आप इसको दे लें, लेकिन यही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। जब शब्दों की जमावट होगी तो वो इस ही आधार पर होगी, यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इन तीन ऑक्सिलरी वर्ब में कोई एक इज, एम या आर होगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट की जरूरत होती है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, और इस प्रकार से यह ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। टेंस में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों की बनावट में कोई हेर फेर, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होते। जहां जिसको आना होता है वो आता ही है, चाहे टेंस में वर्ब का रूप बदलता जाए, ऑक्सिलरी वर्ब जो आने वाली है वो बदलती जाएंगी, लेकिन उनके स्थान नहीं बदलेंगे। इसे कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ये चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल वी विल लर्न हियर, मैं नहीं खेल रहा हूं। तो यहां पर मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना हमारी वर्ब हो गई, और रहा हूं, रहा बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है यानी लगातार है, और हूं है यह बताते हैं कि यह प्रेजेंट में है। तो सेंटेंस की पहचान हमने इस वाक्य के माध्यम से कर ली कि किस तरह से ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करना होगा, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट यहां पर इनमें देखना पड़ेगा, यहां हमने मैं का इस्तेमाल किया हुआ है, तो सब्जेक्ट मैं आ जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। वर्ब इसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैं नहीं खेल रहा हूं, तो हम सब्जेक्ट की जगह पर यहां मैं के लिए इंग्लिश वर्ड आई लिखेंगे। आई, इसके साथ हमेशा एम आता है, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए, आई एम, फिर नॉट आएगा। ये जो हमने ऑब्लिक का निशान लगाया है, इसके तीन नाम अंग्रेजी में होते हैं, ऑब्लिक, स्लैश या स्ट्रोक। इसका अर्थ होता है या तो आप इज लगाएं, या तो एम लगाएं, या तो आर लगाएं। इन तीन में से किसका प्रयोग होगा ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब आती है। वर्ब के नॉट तो सबके बाद लगना ही लगना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है। केवल हमें यहां ध्यान देना होगा कि किन सब्जेक्ट के साथ इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। तो ये आवश्यक है। आई के साथ तो आप एकदम टेंशन फ्री है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और जितने भी एक वचन या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे या सिंगुलर नंबर कर्ता होंगे, केवल इतना ही समझ लीजिए, उनके सबके एक के साथ इज, और एक से ज्यादा है तो आर, और आई के साथ एम। तो ये हो गया आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। अब अगर आप क्रिकेट इसमें ऐड करना चाहें तो जोड़ सकते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दिस।
इसी तरह से वह नहीं खेल रहा है, ये एक की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पर हमें इन तीनों में से हमें इज का प्रयोग करना होगा। तो ये होगा वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये आएगा ही इज, फिर नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सेंटेंस होगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना चला जाए। इसी प्रकार से हम नहीं खेल रहे हैं, हम एक से ज्यादा की ओर इशारा कर रहा है, तो ये सेंटेंस होगा सब्जेक्ट की जगह वी, इसके साथ आ गया आर, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। तो ये सेंटेंस हुआ मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। इस तरह सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव फॉर्म में हैं। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आइए इस एग्जांपल में हमने यहां लिखा मेरा भाई नहीं खेल रहा है। यहां मेरा भाई एक वचन हुआ, यानी सिंगुलर नंबर हुआ, तो हम इसके साथ इस का प्रयोग करेंगे। माय ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, मेरा भाई नहीं खेल रहा है। अगर हम मेरा भाई को चेंज करके बहुवचन में, यानी मेरा भाई ना करके हम इसे मेरे भाई, यानी अब ज्यादा भाई हो गए, तो हम अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे माय ब्रदर्स। मेरे भाई का ट्रांसलेशन हो जाएगा माय ब्रदर्स, मेरे भाई माय ब्रदर्स। ये संख्या में ज्यादा है, तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज करेंगे। ये देखिएगा माय ब्रदर्स आर, यहां हमने इसका प्रयोग किया था क्योंकि यहां पर मेरे भाई था, यानी सिंगुलर नंबर था, यानी एक वचन था, तो एक के लिए इज और एक से ज्यादा के लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा माय ब्रदर्स आर नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को यहां पर नेगेटिव बना सकते हैं। और भी हम आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिएगा, हमने सेंटेंस हिंदी में लिखा है लड़कियां नहीं खेल रही हैं, और ये सेंटेंस हमने यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन किया, इसका अनुवाद किया गर्ल्स, और ये ब्रैकेट छोड़ दिया, यानी इज एम आर, इनमें से कोई तीन में से कोई एक आना है। नेगेटिव में नॉट तो लगता ही लगता है, और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो गर्ल्स ब्लैंक। अब आप यहाँ देखिए कि इन तीनों में से यहाँ पर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो गर्ल्स यहाँ बहुवचन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो उसके साथ हम इन तीन ऑक्सिलरी वर्ब में आर का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर आर का यूज किया, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हम यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, whatever you want to add here, any type of game you can add. So girls are not playing, लड़कियां नहीं खेल रही हैं। इसमें अगर हम एक परिवर्तन करें, यहां अगर हम लिख दें अ गर्ल, ये हम लिख दें यहां पर अ गर्ल, तो देखिए ये अ गर्ल अगर लिखा है तो आर की जगह यहां पर इज हो जाएगा, यानी सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो यहां हम ये कर लेंगे अ गर्ल इज नॉट प्लेइंग। अगर बहुवचन था तो आर लगाया और सिंगुलर नंबर था तो हमने यहां पर इसका प्रयोग किया। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करें। आफ्टर लर्निंग स्ट्रक्चर इट इज आवर ड्यूटी when we are going to do our study we should try to learn this kind of structure frequently। इसको हम बार बार याद कर लें, and after learning that you should make practice at home, और उसको घर पे आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये स्ट्रक्चर हमें पूरी तरह से याद आने की आवश्यकता ना हो, बल्कि फ्रीक्वेंटली और स्पॉन्टेनियसली यू विल लर्न दैट कि किसके बाद किस सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होने वाला है। जैसे अब मैं कई वर्ड्स आपको हिंदी में यहाँ पर बोलता हूँ और उसका हम ट्रांसलेशन लगातार करते चले जा रहे हैं। जैसे वह पानी नहीं नहा रहा है, तो होगा ही, और वह के साथ हम लगाएंगे ही इज नॉट बाथिंग। वह कार नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है,
ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो हमने यहां पर इस वाला सेंटेंस देखा, हम आर वाले देखेंगे। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। ये यहां पर हमने गर्ल्स का यूज किया तो हमने आर का यूज किया यहां पर। इसी तरह से बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब आप बहुत एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। मेरा भाई पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज रीडिंग अ बुक। अब हमने किताब भी जोड़ दिया, तो मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। मेरा भाई किताब नहीं पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज नॉट रीडिंग अ बुक। सारे सेंटेंसेस में जिनको हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए लर्न कर लें कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद 3 हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है। इज एम आर में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी ये हमें सब्जेक्ट के जरिए पता चल जाता है। सब्जेक्ट हमें खुद बता देता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा, वरना हम इसको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा है। और भी हम सेंटेंसेस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका नेगेटिव होगा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम नॉट टीचिंग यू। आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, यू आर, अब यू के साथ हमें आर लगाना होगा, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरह के आप बहुत सेंटेंसेस लेकर हम नॉट का यूज कर सकते हैं। आज हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको हमने सेंटेंस को नकारात्मक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह बनाया जाता है, बल्कि हर टेंस में यही होगा। आप हमेशा याद रखिए, टेंस बदलते जाएंगे, इन ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। जितने भी टेंस हम आगे सीखने वाले हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हम इसके बाद सीखेंगे, तो वहां ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ये प्रक्रिया चेंज नहीं होगी, माने ये प्रोसेस हर टेंस में होगा। किसी भी टेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। अब टेंस के अनुसार ये ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर जहां अभी इज एम आर का यूज हम कर रहे हैं, वहां हम हैज और हैव का यूज करेंगे, लेकिन नॉट तो फिर भी वही आएगा। वर्ब का प्लेसमेंट यानी वर्ब का स्थान वही रहेगा, वर्ब के रूप बदल जाएंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसका यूज होगा, लेकिन उसका स्थान नहीं बदलेगा। तो इंग्लिश के जो टेंसेज हैं ये बेहद आसान है, बहुत ही इजी है, एंड इनका प्लेसमेंट परफेक्ट है, यानी प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको अब इसी फॉर्म में, अब इसको जो इंटरोगेटिव फॉर्म है यानी प्रश्नवाचक है, वो हम आपको बताते हैं। अब इस सेंटेंस में हम अगले पड़ाव में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ये हमने अभी देखा था नेगेटिव सेंटेंस, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनते हैं। ये इंटरोगेटिव देखिएगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब ये बहुत इजी है, देखिए ये प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। इसके आगे के टेंसेस में भी हमें ये प्लेसमेंट याद रखना है। जब किसी भी टेंस को हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहले वहां ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और इस प्रकार से उसके बाद में वर्ब का स्थान वही होगा, चाहे वर्ब का रूप कोई भी हो। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट वही होगा, ऑब्जेक्ट का स्थान वही होगा, चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। और आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस, सेंटेंस के कंप्लीशन के बाद वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क। सो क्या वह खेल रहा है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क हियर। क्या वह खेल रहा है, इज, तो ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज पहले किया गया है। इज ही प्लेइंग
क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस पुट हियर क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जा रहा है? इज ही गोइंग टू मार्केट? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू, अब यहां पर क्योंकि हमने तुम का प्रयोग किया तो ये हो गया आर यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए हमने यहां पर आर का यूज किया सबसे पहले, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया यू, आर यू। लर्निंग के लिए होता है लर्न, LEAR, एन, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगा ING, आर यू लर्निंग, और यहां हो जाएगा इंग्लिश। हमने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस आए, चाहे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आए या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहीं पर भी अगर किसी लैंग्वेज का नाम आता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो भी लैंग्वेजेस हैं, वो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल फॉर्म का यूज किया है। आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब स्ट्रक्चर की तरफ आइए कि ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ना बाकी के टेंसेस में होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने इन तीन ऑक्सिलरी वर्ब में हमने एक का यूज किया, या तो हम इस का करते, या एम का करते, या आर का करते, लेकिन ये किसका किया जाएगा ये सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर यू आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कुछ भी आप कहना चाहें यहां कह सकते हैं, इसका उपयोग हमने आर का किया। आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो ये स्ट्रक्चर को ही प्लेसमेंट करना है। इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लीजिएगा बार बार, और कुछ सेंटेंस देकर अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है। Whenever you learn anything frequently, जब आप किसी चीज को बार बार लर्न करते हैं तो you never forget that, आप उसको कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। जैसे मान लीजिए जाए हमने अपने किसी गंतव्य के या किसी डेस्टिनी में हमें जाना है, किसी मंजिल पे हमें जाना है, फर्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हमें टोटली जो है किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, सेकंड टाइम जाएंगे तो कम, थर्ड टाइम जाएंगे तो और कम, और 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड फ्रीक्वेंटली व्हेन वी विल गो देयर, तो एक समय ऐसा आएगा कि विदाउट प्री थिंकिंग, विदाउट एनी एफर्ट वी विल रीच देयर। तो ये हमारा कुदरत का कमाल है कि जिस तरह से कोई चीज फर्स्ट टाइम एकदम से याद नहीं होती, ये हमारा एक नेचुरल लॉ है, लेकिन जब हम एक बार उसको लर्न करते हैं तो भूल भी नहीं सकते, ये भी नेचुरल लॉ है। हम किसी भी ऐसे चेहरे को जिसको हम बार बार देखते हैं, ऐसे नाम को जिसको हम पहचानते हैं, ऐसी चीजों को जिनसे हम पूरी तरह से मुतारिफ हैं, उनसे हमारी जान पहचान है, या हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम कभी उसको दोबारा नहीं भूल सकते। हमारे सराउंडिंग्स में देख लें, ये तो तभी भूली जा सकती है जब आदमी का दिमाग चल जाए या जब वो दीवाना हो जाए। हम जितने भी ऑब्जेक्ट लें, कभी किसी किताब, अंग्रेजी की किताब है तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, हम अपने घर के रास्तों को, बाजार के रास्तों को कभी नहीं भूलते, हम अपने जो मंजिल जाने की है रोज़ाना, या हम ऑफिस जाते हैं, या हम शॉप जाते हैं, या हम मार्केट जाते हैं, तो हम उन रास्तों को नहीं भूलते, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है कि एक या दो बार में कोई चीज़ याद होती नहीं, और याद हो जाए तो उसको हम भूल नहीं सकते। तो ज़रूरत इस बात की है, जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो परफेक्ट होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा when we will be able to form any type of sentence without any effort. It will be spontaneous overflow in your speaking, in your conversation. जो भी आप करना चाह रहे हैं या आप लिखना चाह रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आपकी जबान से बाहर आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, उनमें भी प्लेसमेंट आप देखिएगा यही होगा, यानी जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, लेकिन उसमें देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। एक बार इस प्रोसेस को याद कर लेने से हमारे टेंसेस जो स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी की रीढ़ कही जाती है, ये बैकबोन है। व्हेनेवर वी वांट टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन वी वांट टू मेक आवर एनी कन्वर्सेशन विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेस, वी
आर जस्ट अनेबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताता चला जाऊंगा, जिसको मैंने यहाँ पर बॉक्स दिया है, इसको आप नोट कर लें, इस तरह से बॉक्स बना लें, और बॉक्स बनाने के बाद फ्रीक्वेंटली सेंटेंसेस लेकर इनको लर्न कर लें। डेफिनेटली यू विल लर्न फॉर एवर। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।